जानबूझ के करा है या फिर ये अनइंटेंशनल था कि उन्हें पता तो लग गया, बहुत सी बात है, एटीट्यूड करती है कि वो फोटो राइट। तो बताओ उसके बारे में थोड़ा, मैं फ्रैंकली नहीं जानता था, मेरे को तुम्हारे बारे से तुमसे पता लगा उसके बारे में कि ऐसा कुछ हुआ है, तो उसके बारे में बताओ, क्या सीन क्या है, ये क्या क्यों ये सब चल रहा है यूक्रेन वगैरह का। तो आज मतलब काफी ही ऑकवर्ड तरीके से करा है यूक्रेन ने जो करा है। कोई उनको इंडिया से लेना देना नहीं था, ना इंडिया को उनसे कोई लेना देना था। और ना उनने बेफालतू में एक हिंदू गॉड की तस्वीर एक बम पे, मतलब एक वायलेंट चीज पे सुपर इम्पोज करके रशिया से बदला दिखाने की कोशिश करी है कि वो कैसे हमने बदला ले लिया रशिया से बेसिकली कि अरे थोड़ा सा बम गिर गया बैक उन में पे। जाते हैं, ये बॉम्ब क्यों हुआ, क्या हुआ, ये क्यों हुआ पहला। यार उसका तो अगर तुम बहुत लोगों से पूछोगे सबसे अलग अलग आंसर आएगा। अच्छा। अगर हाँ, क्योंकि सबके अलग व्यूज हैं। एक यूक्रेन का व्यू है, एक रशिया का व्यू है, और एक एक यूरोपियन जनता यूनियन का का व्यू है। व्यू है, एक जनता का व्यू है। ठीक है। तो अभी इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व है वो है बेसिकली यूरोप, यूक्रेन और रशिया। बाकी अफ्रीका एशिया है वो है स्पेक्टेटर। ठीक है। तो अगर यूक्रेन का व्यू लेके चले तो बहुत बेसिक सा व्यू है उनका, है कि रशिया ने उन्हें इन्वेट करा है। ठीक है। तो अपने बेसिक फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं रशिया से। अब इसमें रशिया का कहना यह है कि जो नाटो है, नाटो अगर नहीं पता हो तो नाटो एक बेसिकली मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस है यूएस और यूरोप नेशंस के बीच में। अच्छा। वो बनाया गया था कोल्ड वॉर टाइम के बीच में। और उस नाटो से ये है, नाटो का एक बेसिक फीचर ये है एजेंडा कि क्या है उसका, अगर नाटो का किसका, एजेंडा नाटो का, क्या है, हाँ। हाँ तो वही अभी, नाटो एक हम्म। मिलिट्री अलायंस है। और बेसिकली उसका ये है कि अगर किसी भी एक नाटो कंट्री पे अटैक होता है तो सारी नाटो कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा। अच्छा। हाँ। तो उससे ऐसा होता है कि अगर ऐसे समझ लीजिए जैसे फ्रांस एक नाटो का पार्ट है, हम्म। यूके नाटो का पार्ट है, जर्मनी नाटो का पार्ट है, यूएसए नाटो का पार्ट है। तो अगर कोई फ्रांस पे अटैक करता है या जर्मनी पे अटैक करता है तो केवल वो फ्रांस और जर्मनी की वॉर नहीं रह जाएगी, वो वॉर पूरे नाटो नेशंस की हो जाएगी। फिर उस वॉर में यूएस भी इन्वॉल्व होगा, उस वॉर में यूके भी इन्वॉल्व होगा और फ्रांस, मतलब सब इन्वॉल्व होंगे मतलब उसमें। सपोज 7 कंट्रीज हैं नाटो के अंदर, फॉर हाँ एन एग्जांपल, तो हाँ ए ने बी हाँ। पे करा तो सब बी की साइड आ जाएंगे और ए पे सारी, रिवर्ट कर। सारी 7 कंट्रीज ए पे अटैक करेंगे। तो हम्म। अब उसमें ये, तो रशिया का उसमें जो गिला शिकवा था बेसिकली वो ये था कि जो रशिया का बॉर्डर है वो यूरोप से लगता है। हम्म। लेकिन जब नाटो बना था तो हम्म। नाटो का जो बॉर्डर था वो रशिया से लगता नहीं था। हम्म। लेकिन अब नाटो एक्सपेंड इतना ज्यादा हो चुका है कि हम्म। उसके काफी बॉर्डर अब रशिया से लगने लगे हैं। अच्छा। और नाटो का अगर आप एक तरीके से बेसिक हेजेमन देखो, जो नाटो को लीड कर रहा है वो और कोई नहीं है, अमेरिका है। तो अब नाटो रशिया और में अमेरिका, जितनी भी कंट्रीज हैं वो साथ साथ हैं, जैसे इंडिया की 7 सिस्टर्स है, या फिर वो अलग अलग हैं। नहीं, इंडिया की जैसे स्टेट्स है यूनाइटेड, ना ईस्टर्न में, कि सारी इकट्ठी हैं, वैसा कुछ है कि या फिर वो अलग अलग कंट्रीज अलग अलग प्लेसेस पे भी हैं। जैसे G20 है ना, हाँ। जी अच्छा, मतलब ट्वेंटी जरूरी नहीं कि ऐसे, वो सब एक ऐसा एक ही अलायंस है। ज्योग्राफी में हाँ लोकेटेड हो। हाँ, जैसे अमेरिका भी लोकेटेड है उसमें। अच्छा ठीक है। अमेरिका लेकिन एक अलग कॉन्टिनेंट में है। कैन कनाडा शायद है कि नहीं है उसमें मुझे डाउट है, कनाडा भी है शायद नाटो में, और यूरोप की कुछ कंट्रियां हैं। ठीक हम्म। है। तो उसमें बेसिकली ये है कि वो कोल्ड वॉर के टाइम पे बना था। कोल्ड वॉर हुआ था रशिया और अमेरिका के बीच में हम्म। कि कौन सबसे पावरफुल इकोनॉमी बनेगी। उसमें एक तरफ का कैपिटलिस्ट अमेरिका और दूसरी हम्म। तरफ का कम्युनिस्ट यूएसएसआर। हम्म। लेकिन यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया था 1992 में। तो उसका विलन निकला था अमेरिका। हम्म। तो अब रशिया को ये डर है कि जो नाटो कंट्रीज हैं वो उसके बॉर्डर पे आती जा रही है। हम्म। बेसिकली ऐसे समझो, अभी इंडिया के बॉर्डर पर चाइना और पाकिस्तान है जैसे। हम्म। तो इंडिया को हल्की सी टेंशन रहती कि वॉर कभी भी हो सकती क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट हो गए उनसे। तो अगर अब दो सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर, अमेरिका और रशिया, अगर ऐसे आ जाए कि बॉर्डर इश्यूज हो जाए उनके बीच में, तो वॉर टेंशन काफी ज्यादा राइज हो जाएंगी कि हम्म। वॉर हो हम्म। सकती है कभी हम्म। भी। हम्म। ठीक है। तो वो एक दिक्कत थी कि, तो रशिया को ये दिक्कत थी कि हमें बॉर्डर पे आते जा रहे हैं ये लोग, धीमे धीमे नाटो को एक्सपेंड करते जा रहे हैं कि अच्छा तुम भी नाटो का पार्ट बन जाओ जो रशिया का हम्म। नेबर है। ठीक है।
तो उनको डर था कि अब से यूक्रेन को भी नाटो का पार्ट बना लेंगे। तो अगर हम्म यूक्रेन नाटो का पार्ट बन गया तो रशिया का पूरा बॉर्डर हम्म बेसिकली हम्म नाटो का पार्ट हो जाएगा। तो अगर हम्म रशिया कुछ भी वो करता है तो सीधे उसको वर्ल्ड वॉर में जाना पड़ेगा अमेरिका के साथ। हम्म तो उसने कहा कि जज उससे बनने से पहले कि जो हम्म। नाटो का पार्ट बने उससे पहले ही हम इनको इन्वेट करे दे रहे हैं। ठीक अच्छा, है। तो मतलब स्टार्ट रशिया की तरफ से हुआ था। हाँ, रशिया ने इन्वेट हम्म करा है। तो हम्म रशिया ने 2012 13 14 के बीच में उन्होंने क्राइमिया, एक छोटा सा पार्ट है यूक्रेन का, उसको हम्म एनेक्स करना हम्म शुरू करा। हम्म उनको उसको लेना शुरू करा। हम्म तब अमेरिका कुछ नहीं बोला और वो भी कुछ नहीं बोले। फिर हम्म। उन्होंने पूरा फुल आउट वॉर खींचा यूक्रेन के अगेंस्ट, रशिया ने, कि हम और पूरे यूक्रेन यूक्रेन को ही नाटो में अपने नहीं आती ना। अभी नहीं आती। हाँ ठीक लेकिन है। और रशिया को इसी बात का डर है कि यूक्रेन कहीं हाँ, तो एप्लीकेशन इसी फाइल वजह से ना उसने करे। वॉर छेड़ पाया, क्योंकि वरना उसके खिलाफ हाँ, बाकी सब इसकी भी में आ बहुत। जाते। हम्म हाँ, यूक्रेन भी आ जाते हैं इसके। हम्म अब लेकिन क्या कर रहे हैं जो पूरे यूरोपियन यूनियन है, उनने इस चक्कर में क्या करा कि पहले तो सैंक्शंस लगाए रशिया पर। हम्म जर्मनी और फ्रांस और यूके सब में क्या है, ठंडियां बहुत पड़ती है, ठीक है। हम्म तो वो गैस से हीटिंग चलती है उनके यहाँ, और गैस का बहुत इस्तेमाल होता है, हम्म ठीक है। तो गैस का सबसे ज्यादा रिजर्व यूरोप में रशिया के पास। हम्म तो गैस आती थी रशिया के थ्रू। हम्म अब वॉर हो गई यूक्रेन और उसके बीच में, हम्म रशिया के बीच। तब उनको दिक्कत ये हुई कि वो ये कह रहे हैं कि अब यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट दिखाना था यूक्रेन को। हम्म। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा सपोर्ट दिखाएंगे कि हम गैस लेना सारी बंद कर दें, ठीक है। अच्छा। तो हाँ, तो अब अगर उससे दिक्कत क्या होगी अगर अच्छा, एक और चीज इसमें, एक चीज मैं बताना, सबसे वन ऑफ द पेट्रोल के और गैस के, वन ऑफ द के बाद अटक गया था। वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व पेट्रोल गैस इन सब के, ठीक है, रशिया में पाए जाते हैं। मतलब दे कैन राइवल सऊदी अरेबिया रिजर्व, ठीक है, इतना ज्यादा रिजर्व है उनका। पर वो ज्यादातर यूरोप को बेच रहे थे अभी। इंडिया हम्म उनसे नहीं लेता था, इंडिया हम्म अपने दूसरी जगह से लेता था गैस हम्म लेकर के, हम्म ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर अब गैस यूरोप रशिया से नहीं लेगा तो दूसरे मार्केट से लेगा। हम्म दूसरे मार्केट हो गए सऊदी अरेबिया और ये सब। हम्म अब यूएस ये चाहता था, यूरोप ये चाहता था कि इंडिया भी उनसे ना ले रहा, हम्म ठीक है, गैस रिजर्व और ये सब। लेकिन अगर इंडिया भी अब यूएई से लेता तो इंडिया की इकोनॉमी अभी इतनी नहीं है, ठीक है, हम्म कि वो बहुत रिच कंट्रीज हैं यूरोप और अमेरिका, वो हाई प्राइस पे भी पेट्रोल परचेज कर सकती हैं, गैस परचेज कर सकती है, इंडिया नहीं कर सकता। फ्यूल प्राइसेस बहुत हाई हो जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है यार, देखो हम गरीब लोग हैं, सैंक्शन लगा दे तो लगा लो, अब कुछ नहीं कर सकते हम लोग, हम रशिया से खरीदेंगे, क्योंकि हम ज्यादा पैसे नहीं दे सकते, हमारे 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और हम्म उनको हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है। हम्म तो उन्होंने रशिया से ऑयल लेना शुरू कर। हम्म इस इस वजह से इंडिया पिक्चर में घुस गया वॉर में। हम्म अब यूरोप और यूएस वाले और यूक्रेन वाले इंडिया पे इल्जाम डालते हैं कि तुम रशिया का फायदा करवा रहे हो उनसे तेल खरीद के। हम्म। इंडिया कह रहा है कि हमें कुछ, हम कोई फायदा नहीं करवा रहे, हमारी वो तो हमें चीप सर्वाइवल तेल। है ये। हाँ, वो हमें हम्म चीप तेल बेच रहे हैं, तो हम तेल खरीदेंगे उनसे। भाई साहब, अगर यूएसए के पास हाईएस्ट रिजर्व है, यूएस के पास भी है वन ऑफ द हाईएस्ट रिजर्व, हम्म पर यूएस अपना रिजर्व नहीं खोल रहा, ठीक है। हम्म अगर यूएस इंडिया को गारंटी प्रोवाइड करवाता कि तुम्हें चीप ऑयल हम गारंटी करवाएंगे तो इंडिया उनसे ले लेता, तो इंडिया को क्या हम्म दिक्कत थी। लेकिन क्योंकि इंडिया के पास कोई गारंटी प्रोवाइड नहीं कराई गई इंडिया को, और इंडिया को अपने लोगों को देखना था, ठीक है, उसने उसने कहा कि हम रशिया से ऑयल लेंगे। अब तुम्हें जो, अब बात ये है कि अगर उनने इंडिया को दो चॉइसेस दी, या तो बिना बिजली के रहो, ठीक है, या फिर रशिया से तेल खरीदो, ठीक हम्म है। इंडिया ने कहा हम रशिया से तेल खरीद लेंगे। अगर वो इंडिया को जस्ट चॉइसेस देते कि या तो हमसे तेल खरीदो या रशिया से तेल खरीदो सेम प्राइसेस पे, तो मे बी इंडिया दूसरा ऑप्शन चुन लेता कि चलो हाँ ठीक है हमसे खरीद लेंगे। लेकिन उन्होंने वो चॉइस दी नहीं इंडिया को। इंडिया के पास चॉइस थी, या तो लोग बिना बिजली के जाएंगे, और इंडिया का समर वैसे ही बहुत हार्श होता है अभी जो पता चलने वाला है। हम्म इंडिया की एनर्जी डिमांड बहुत ज्यादा राइज होंगी, उनमें उनको जरूरत है। अच्छा, इससे एक और फायदा हुआ, जो ऑयल प्राइसेस थी वो हाई नहीं, क्योंकि हम्म जो इंडिया की डिमांड थी वो चाइना की तरफ, वो रशिया की तरफ रिडायरेक्ट हो गई, और चाइना भी रशिया से खरीदने लगा।
तो जो यूएई और इन सब के रिजर्व थे ये थोड़े खाली हो गए, तो उससे असली में फायदा यूरोप और यूएस को भी हुआ कि जो ऑयल हाइक प्राइसेस नहीं थे आया प्राइस का। वो, हाँ। अच्छा, अब इससे दूसरा जो लोग इल्जाम जो डालते थे, हम जो ऑयल इंडस्ट्रीज है इंडिया की, हम अंबानी वगैरह ये सब, क्रूड ऑयल पे सैंक्शंस लगाए गए थे रशिया के। इंडिया ने क्रूड ऑयल रशिया से लिया, उसको रिफाइन करा, और अभी इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल है टू यूरोप एंड अमेरिका। ठीक है। हम्म। तो बेसिकली लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारी वजह से रशिया का तेल घूम फिर के यूरोप और अमेरिका में वापस आ। ठीक हम्म। है। तो समझ उनको गया। इंडिया से इस बात की भी दिक्कत है। तो अब इसमें इंडिया की क्या गलती? नहीं लो इंडिया से ऑयल, कोई फोर्स तो नहीं कर रहा तुम लोगों को ऑयल लेने हम्म। का। असली में फायदा है अमेरिका और यूरोप का भी है, उनको चीप परचेजेस मिल रही है ऑयल की, रिफाइंड ऑयल की, इसलिए वो खरीद रहे हैं। और दूसरी बात इसमें ये आई वॉर में कि इनडायरेक्टली पूरे यूरोपियन यूनियन ने और यूएस ने वेपन सप्लाई करे यूक्रेन को, हम्म। और उनने इंडिया से प्रेशर लगाया कि अमेरिका रशिया से वेपन्स नहीं लो। हम्म। और उन्होंने कहा कि इंडिया इसलिए गलत है, ठीक है, क्योंकि वो रशिया से वेपन्स लेता है, ये करता है। हम्म। तो यूरोपियन यूनियन, इंडिया से वेपन लेता है के बाद अटक गया था। तो उनने इस तरह से पोर्ट्रे करा है बेसिकली कि इंडिया ने जानबूझ के रशिया को चुना है, जबकि उसके पास ऑप्शन था कि वो यूरोपियन और अमेरिकन यूनियन को भी चुन सकता था। लेकिन अगर आप उसको देखो हिस्ट्री को, 1971 में जब अपनी वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, तो अपन सबसे पहले यूएस के पास गए थे कि प्लीज प्रोवाइड अस विद वेपन्स, ठीक है, हम्म। कि वॉर है और ये सब है। और अच्छा, उस टाइम पे बांग्लादेश में रिकॉर्डेड है, इंडिया ने रिकॉर्ड नहीं करा, अमेरिकन जर्नलिस्ट ने रिकॉर्ड करा था कि वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं बहुत एक्सट्रीम सिनेरियो में। क्योंकि पाकिस्तानी जो मिलिट्री वहां पे पहुंची थी बांग्लादेशी रेबेलियन को तोड़ने, उनने लिटरली, अभी एक गार्जियन की रिपोर्ट आई है, उसमें जो विमेन सर्वाइवर्स हैं जो 1971 में बची थी, उनने रिकॉर्ड करा है कि कितने हॉरिफिक तरीके से रेप किया गया था विमेन्स का, मर्डर करा गया था उसमें। ठीक है। तो उसमें इंडिया का घुसना जरूरी था, क्योंकि इंडिया को, भाई अब कोई तुम्हारा एक नेबर लिटरली वो जेनोसाइड कर रहा है दूसरे नेबर का, तो तुम्हें, और पाकिस्तान ने इंडिया पे भी अटैक कर दिया था कश्मीर साइड हम्म। से, तो इंडिया वो को वॉर में घुसना जरूरी था। तो इसलिए हम्म। इंडिया, ऐसा नहीं था कि इंडिया को कुछ वो आ रहा था कि हम्म। कैप्चर करना था उसे बांग्लादेश को या ऐसा कुछ, उस पर हम्म। अटैक हो गया था पाकिस्तान के साइड से। तो हम्म। अपने लिए गया था कि हमारे ऊपर अटैक किया गया है, गिव अस वेपन। ठीक है। हम्म। अमेरिका ने तब, और हम्म। इंडिया को इसलिए उम्मीद भी थी अमेरिका से, क्योंकि दोनों डेमोक्रेसी थे, हम्म। और पाकिस्तान तब एक मिलिट्री अथॉरिटेरियन नेशन के उसमें रहा में था। ठीक है। हम्म। तो इंडिया को था कि ये डेमोक्रेसी को फेवर करेंगे और इंडिया को वेपन्स देंगे। हम्म। लेकिन उनने तब सीधे सीधे पाकिस्तान को फेवर कर दिया, और किसने? असली में उनने, अमेरिका ने, अच्छा। उनने एक एयरक्राफ्ट कैरियर हम्म। अपना एयरक्राफ्ट कैरियर अपना बे ऑफ बंगाल में भेजा, इंडिया को हल्का सा प्रेशराइज करने के लिए। हम्म। तब जो इंडियन गवर्नमेंट थी, हम्म। तब वो पूरी की, नहीं तो इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट में था कि ना हम रशिया के साथ है ना हम अमेरिका के साथ है। हम्म। हम किसी उन कोल्ड वॉर में जो दो कंट्री होती है, हम दोनों में किसी के साथ नहीं है, हम अपना वो अलग चल रहा है। ठीक है। हम्म। पुअर हम्म। कंट्री है। हम अपना अलग चल हाँ रहे सारे, पुअर कंट्री उसके बाद। हाँ, तो हमें इसमें इंडल्ज नहीं होना वॉर में। ठीक है। हम्म। इनकी वॉर में हम्म। तो इंडिया अलग हो गया था। लेकिन जब अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरी भेजा बे ऑफ बंगाल में, हम्म। तो इंडिया के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था रशिया के पास जाने के सिवा। ठीक तब है। इंडिया रशिया के पास गया,
और हम्म तब रशिया ने अपनी सबमरीन्स भेजी थी, जिस वजह से हम्म अमेरिका ने अटैक नहीं करा इंडिया पे, ठीक क्योंकि है। तब अमेरिका को डर हो गया था वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, इसलिए फिर रशिया और इंडिया के रिलेशन फ्लरिश करे बहुत ज्यादा, धीमे धीमे वेपन्स खरीदना शुरू करे। और अच्छा, हम्म एक और सबसे बड़ी बात है, इंडिया के पास पैसे थे नहीं वेपन्स खरीदने के रशिया से। तो हम्म हम लोगों ने लिटरली सबसे ओल्डेस्ट ट्रेडिंग सिस्टम है जो बाटर। बार्टर सिस्टम, हम्म उसके थ्रू वेपन्स खरीदे। हाँ, उसके थ्रू हम लोगों ने वेपन्स खरीदे थे रशिया से। हम लोगों ने उनको कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचा था, कुछ मतलब जो हम लोगों की खेती वेती होती है, गेहूं गेहूं, वो बेच के हम लोगों ने उनसे वो वेपन्स खरीदे थे तब। और ठीक है। अमेरिका ने जो हम लोगों को देने से मना कर दिया था। लेकिन तब स्टिल से एक इंडिया बार मैं रशिया यहाँ के पे साथ है। इंटरप्ट करूंगा। बात ये है, लेकिन फिर भी ये हम्म। ट्वीट कहाँ से आ गया बीच में, मतलब इन द सेंस। तो ट्वीट उससे ऐसे आया कि यार, अब इतनी सारी, इंडिया का हमेशा से रशिया को लेके सॉफ्ट एंगल, इंडिया से जब से, इंडिया को जब भी बार बोला गया, ठीक है, हम्म कि यूक्रेन के उसको अगेंस्ट बोलो, रशिया के इन्वेजन के विरोध करो, तो इंडिया ने एब्सटेन करा कि हम ना बुरा बोल रहे हैं ना सही बोल रहे हैं। ठीक हम्म है, तो यूक्रेन में एक हल्का सा वो है कि इंडिया हमारे फेवर में नहीं है, और इंडिया भी चाइना जितनी बड़ी इकोनॉमी भी नहीं है कि यूक्रेन उससे डरे, हल्का सा। ठीक है, हम्म जैसे वो चाइना के अगेंस्ट नहीं बोल पाता यूक्रेन इतनी आसानी से जितनी आगे। और फिर तो बेसिकली उसने मजाक उड़ाने को, वैसे तो बहुत ही बेखुदा मजाक है, बेफालतू हम्म में रिलीजन को उसने इंक्लूड करा। हम्म और अब बात यह है कि देखना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती, क्योंकि और कोई कंट्रीज होती हैं, और जैसे और कंट्रीज हैं, अभी इंडिया के साथ ही एक केस हुआ था कि किसी हम्म रिलीजन पे एक स्पीच आई थी, तो हम्म पूरे मिडिल ईस्ट ने वो करा था, क्या कहते हैं, अपॉलजी मांगी थी इंडियन गवर्नमेंट से कि आप देखिए क्या हो रहा है आपकी कंट्री में, हम्म क्योंकि उनकी फीलिंग्स हर्ट हुई थी। ठीक है, हम्म अब बात यह है कि यहाँ पे, और वो एक किसी बस एक पॉलिटिशियन ने बोला था इंडिया की, हम्म यहाँ पे यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ट्वीट करा है। हम्म समझ रहे हैं आप? तो अब देखना पड़ेगा कि इंडियन गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है इसके अगेंस्ट। इंडियन गवर्नमेंट को कम से कम एक एडवाइजरी तो निकालनी चाहिए कि अपॉलजी हम्म सीख करते हुए, अगर इतना बड़ा आप कोई गवर्नमेंट ने ऐसा मजाक करा है, हम्म सीधे सीधे डिफेंस मिनिस्ट्री पोस्ट कर रही है, और आप तब भी कुछ नहीं बोल रहे उस कंट्री से, तो एक मैं मानता हूँ आपकी वीकनेस ज्यादा दिखाता है तो क्या लगता है कि कि इंडिया जवाब देगा? जवाब तो यार देना तो चाहिए, कम से कम अपॉलजी तो सीख करनी चाहिए, हम्म क्योंकि यूक्रेन के पीछे क्या हाँ, इंटेंशन रहेगा? क्या यूक्रेन ने ये जानबूझ के करा है, या फिर ये अनइंटेंशनल था कि उन्होंने, किसी ने सपोज बना दिया, उन्हें नहीं पता था कि ये इस रिलीजन से रिलेटेड है? यार मैं नहीं मानता कि वो जानते नहीं थे कि किस रिलीजन से रिलेटेड है, क्योंकि वो काफी पर्टिकुलर इमेजरी उन्होंने यूज करी है। वो ऐसी इमेजरी, मतलब आप कुछ ऐसे जनरली सर्च करके तो मिल नहीं जाती आपको काली जी की इमेजरी, आपको हम्म पर्टिकुलर कुछ सर्च करना पड़ेगा कि आपको जब वो इमेजरी मिले जो उन्होंने यूज करी है। उन्हें हम्म पता था वो बहुत अच्छे से कि वो क्या यूज कर, वो क्या चाह रहे हैं। हम्म उनने जिस तरह से फोटो को यूज करा है, वो पर्टिकुलर, वो एक्सीडेंटली पोस्ट हो ही नहीं सकती, उसके पीछे हम्म इंटेंशन होगा, होना ही पड़ेगा उस ऐसी फोटो बनने के लिए। अब बात यह है कि अब यूक्रेन इंडिया को वीक समझ रहा है बेसिकली, कि वो सोच रहा है कि वो ऐसे चीजें करके स्कॉट फ्री जा सकता है, तो हम्म कर रहा है। अब हम्म इंडिया को है कि इन, अभी तक इंडिया ने रशिया के वॉर को हम्म सही नहीं बोला कभी भी, रशिया हम्म को कोई वेपन्स प्रोवाइड नहीं करे कभी भी, जिससे डेथ हो यूक्रेनियंस की। हम्म यूक्रेनियंस को एड भेजी है इंडिया ने, जो हम्म उनकी वो, कि जो लोगों की डेथ हुई है या लोगों को नुकसान हुआ है, उनके लिए एड भी भेजी है यूक्रेन हम्म को। लेकिन यूक्रेन तब भी ऐसा कर रहा है, तो इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी को हमारे ख्याल से रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई कंट्री आपके ऐसे 1.2 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड आर हिंदू एंड मोस्ट ऑफ देम reside in इंडिया, हम्म
तो एक ड्यूटी पड़ती है इंडियन गवर्नमेंट की कि उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करे वो, और उनके सेंटिमेंट्स को प्रोटेक्ट करे वो। अगर ये उनके चीज है। सेंटिमेंट्स को हाँ, तो अगर अगर आप उनको प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो आप अपने आप को ऐसा वीक कंट्री प्रेजेंट कर रहे हो पूरे वर्ल्ड के सामने कि कोई भी आपकी कंट्री का मजाक उड़ा के चला जाएगा कल, और आपके पीपल का मजाक उड़ा के चला जाएगा, और आप कुछ उनके सामने एडवाइजरी और वो कुछ नहीं दोगे। तो क्या लगता आप है लोगों का क्या बिहेवियर होना चाहिए इसके खिलाफ, लोगों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए इस चीज के ऊपर? क्योंकि 100% एग्रीड की ये चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। लोग अग्रेशन में है, जैसे हमने ट्विटर पे देखा या और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे देखा इसके रिगार्डिंग। सो उस पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे देयर शुड बी देयर अप्रोच? लोगों की यार अप्रोच, मैं ये कहूंगा कि दूसरे रिलीजन का सबसे पहले तो मजाक ना उड़ाए, जिससे वो ये रशिया को या यूक्रेन का मजाक बनाने के लिए, कि आप यूक्रेन का मजाक बनाने के लिए उनके पीपल के रिलीजन का मजाक उड़ा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनने आपके रिलीजन का उड़ाया। हम्म। उससे वो एक बहुत ही पैटी माइंडसेट दिखाता है। हम्म। क्योंकि मैं देख रहा था कि कुछ लोग ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोई फायदा नहीं होगा उसका। उससे तो हम्म। उनको सीधे सीधे एक तरीके से एमओ मिल जाएगा दिखाने को कि आपके लोग भी यही कर रहे थे। हम्म। भले ही उनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने करा है ये, लेकिन हम्म। उंगली उठाने को तो फिर वो उठा सकते हैं। हम्म। तो वो कोई करने की जरूरत नहीं है सबसे पहले तो। हम्म। और दूसरी बात है, इसका एक पर्टिकुलर फोरम पे जाके और आवाज उठाए, और हम्म। यूक्रेन को रीच आउट करे, उनके पीएम, जो उनका प्रेसिडेंट है या उनके जो भी जेलेंस्की है, उस हम्म। वहां पे जाके अपनी वॉइस रेज करें उनके ट्विटर हैंडल पे जाके, कि हम्म। उनको, कई बार ऐसा होता है कि वॉर के टाइम पे जो ट्विटर विटर पोस्ट से अलग रहते हैं पॉलिटिकल हम्म। लीडर्स, अब तो उनको कई कभार पता नहीं होता है कि ऐसी चीजें हो गई हैं, ये कि चीज भी उनकी है। डिफेंस मिनिस्ट्री, हाँ, तो जो ट्विटर हैंडल चला रहा हो वो शायद उसमें शामिल हो, पर जो लीडर है यूक्रेन का वो शामिल ना हम्म। हो। हम्म। तो उनको रीच आउट करो, और उनको एक बार पता होना चाहिए लेकिन कि अब ये ऐसा यूक्रेन हुआ ने है। हटा भी तो दिया, तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें पता तो लग गया, अब कौन सी बात है। हाँ, तो इसलिए अब उनके उस पर रीच आउट करो कि सीक अपॉलजी। अगर आप हम्म। अपॉलजी ही सीक नहीं कर रहे, डोंट अब्यूज देम। अब्यूज से फायदा नहीं होगा, सीक अपॉलजी। हम्म। क्योंकि उनने गलत कराया हुआ, तुम अब्यूज करोगे तो सीधे एक तरीके से दिखाएंगे कि तुम भी अब्यूज कर रहे थे। उसमें इसका एक बड़े स्केल बहुत पे ही क्या इम्पैक्ट होगा? अगर हम बात करें कि कंट्रीज के रिलेशंस के बीच में, तो उस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका? इंडिया वैसे ही, इंडियन सोसाइटी हल्की सी वैसे ही सॉफ्ट साइड है रशिया को लेकर। अच्छा। वो हल्का सा पहले से ही रशिया को फेवर करती है। हम्म। लेकिन जो यूक्रेन के साथ हो रहा था, तो इंडिया का हल्का सा, इंडियन सोसाइटी का मूड चेंज हो रहा था हम्म। कि यूक्रेन के साथ गलत हो रहा है, हम्म। कि वॉर नहीं होनी चाहिए थी, उनको इन्वेड नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम्म। अगर आप इस तरह का बेहुदा मजाक करोगे, तो अब जो वो व्यूज चेंज हो रहे थे, वो अब आपने उस पर रोक लगा दी है। क्योंकि हम्म। लोग कहेंगे कि यूक्रेनियंस हमें वैसे ही पसंद नहीं करते, हमारे लोगों को हम्म। वैसे ही पसंद नहीं करते, तो हम क्यों पसंद करें। और मेन बात, असली में गवर्नमेंट तो ठीक ही है, मेन होती है पीपल टू पीपल टाइज। अगर हम्म। पीपल टू पीपल टाइज नहीं है आपके, तो फिर गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी। और इससे वो पीपल टू पीपल टाइज में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है यूक्रेन और इंडिया के बीच में। क्योंकि अब इंडियन पीपल्स के बीच में ये है कि यूक्रेन हमें वैसे नहीं चाहता, तो हम इनको क्यों पसंद करें, या हम इनके लिए दुख क्यों फील करें। हम्म। समझ गया, और समझ गया। और इसमें एक और चीज थी, जो एस जयशंकर है अपने फॉरेन मिनिस्टर, हम्म। उनने यूरोपियन यूनियन के लिए एक बात कही थी, जब यूरोपियन यूनियन हम लोगों पर बहुत ज्यादा प्रेशर कर रहा था कि आप वो करो उसको, कि गलत हुआ इन्वेजन गलत हुआ, इसको आप हम्म। पब्लिकली आके अनाउंस करो और वॉर को हम्म। डिनाउंस करो। ठीक हम्म। है, तो हम यूरोपियन यूनियन से एस जयशंकर जी ने ये बोला था कि हम्म। यूरोपियन यूनियन को लगता है कि उनके यहाँ पे जो वॉर हुई, हम्म।
आवाज ब्रेक हो अटक गया था गई बीच थी। में। उनको लगता है कि यूरोपियन अब यूनियन के यहाँ जो वॉर हुई। हाँ, वो पूरी वर्ल्ड की वॉर है और वर्ल्ड अच्छा। को अफेक्ट करेगी। हाँ, और लेकिन जो और कहीं वॉर होती है वो उस जगह की वॉर है, वहां पे तो लोग लड़ते ही हैं, तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, वो यूरोप की दिक्कत नहीं है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर होती है तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का बहुत ही कॉन्डिसेंडिंग व्यू आता है कि वो तुम लोग की वॉर है, देख लो, हम कुछ बीच में नहीं पड़ेंगे तुम लोग के वॉर के बीच में। या हम्म। अफ्रीका में कुछ होता है तब भी ये व्यू आता है उनका कि अफ्रीका की दो कंट्रीज के बीच में वो वॉर है तो हम बीच में क्यों पड़े। लेकिन हम्म। जब अब यूरोपियन यूनियन में वॉर वो हुई है, वॉर, हम्म। तो तो वो चाह रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड उसको देखे, मना करे, ठीक है कि गलत हुआ है, सैंक्शन लगाए रशिया पे, एक्शन ले रशिया के अगेंस्ट, यूक्रेन को हम्म। एड दे, तो ये ठीक तो है। अच्छी चीज है ना। नहीं, वो बात जो है रेसिप्रोकल तब होता है जब आप दूसरे पे रेसिप्रोकल करो। जब इंडिया की कोई वॉर होती है हम्म। तब यूरोपियन यूनियन से बस हम लोगों को यही आती है कि वो तो तुम लोगों की वॉर है और तुम लोग तो ऐसे लड़ते ही हो, ठीक है, अच्छा। मतलब, हाँ, हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं आता है, बस थोड़ी बहुत न्यूज एजेंसी में आ जाता है कि हाँ जो वॉर हुई है, ये सब हुआ है। हम्म। और आज जब यूरोप में वॉर हुई है तो वो चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया उनमें इंटरेस्ट ले, ठीक है। हम्म। बेसिकली एज शंकर ने ये बोला था, यूरोपियन यूनियन इज वर्ल्ड प्रॉब्लम, ठीक है, हम्म। बट वर्ल्ड प्रॉब्लम इज नॉट यूरोपियन प्रॉब्लम। अभी यूरोप का ये हम्म। माइंडसेट है कि जो वर्ल्ड की समझा। प्रॉब्लम है वो यूरोप की पोयम वो नहीं है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। हम्म। हाँ, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है यूरोपियन यूनियन के बीच में। उनको ये लगता है कि वो अलग है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और सब पूरी वर्ल्ड से अलग है, वो अपनी अलग जिंदगी जीते हैं। और काफी रेसिस्ट रेट्रिक भी आया था यूरोप की हम्म। तरफ से कि ब्लू वाइट वाइट लोग मर रहे हैं। हम्म। मतलब एक ने तो ये कहा था कि अभी तक मिडिल ईस्ट में मरते थे और अफगानिस्तान पाकिस्तान में ऐसे लोग मर रहे थे, लेकिन हम्म। अब वाइट लोग मर रहे हैं, ब्लू वाइट पीपल लोग मर रहे हैं, ठीक है। इस हम्म। तरह की स्पीच आई थी जर्नलिस्ट के से यूरोप के। अच्छा। हाँ, तो उससे और ज्यादा इंडिया के दिमाग में सेटल और वर्ल्ड के दिमाग में सेटल हो गया कि ये एक बेसिक रेसिज्म है और इनको इसलिए फर्क पड़ रहा है इस वॉर से क्योंकि जब व्हाइट लोगों के बीच में है। हम्म। क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में इतनी दिक्कतें हुई, अभी अफगानिस्तान में तालिबान दोबारा आया, यूरोप को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि कहाँ पे क्या चल रहा है। हम्म। इतने लोग मर गए तालिबान से, वहां पे लिटरली वुमेन एजुकेशन पर रोक लगा दी गई तालिबान पे। हम्म। कुछ नहीं बोल रहा यूरोप, हम्म। केवल एक दो कंडेमनेशन के वो आ जाते हैं कि वी कंडेम और बस बात हम्म। खत्म। अब लेकिन वो चाह रहे हैं कि बाकी वर्ल्ड इनके लिए पूरा अच्छा खासा एक्शन ले, सैंक्शन लगाए रखिए आप। क्यों? जब दूसरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम होती तब तो आप उनकी मदद करते नहीं हो, हम्म। आप उनको कहते कि तुम लोग तो सैवेजेस हो, तुम लोग तो डेवलप हो ही नहीं सकते, और हम्म। ऐसे उनको टाल देते। अफ्रीका भी इसलिए नहीं, सिंगापुर, सिंगापुर बहुत ज्यादा प्रो लिबरल है, प्रो वेस्ट है, मतलब वेस्ट की बहुत इज्जत करता। हम्म। उसके भी व्यूज चेंज हो गए थे काफी। अभी रिसेंटली एक सिंगापुर की रिपोर्ट आई है, उनने इस चीज को माना है कि जो वेस्ट है वो भी बेसिकली दूध का धुला नहीं है इस वॉर में। हम्म। दिक्कत दोनों साइडों से हुई है तभी वॉर हुई है। अब यूक्रेन ऐसी, अब अच्छा यूक्रेन वैसे ही एक स्मॉल कंट्री है। अब हम्म। बात यह है कि चाइना और इंडिया दो ही एक ऐसी लौटी कंट्री है जिस वजह से यूक्रेन में मेजर अटैक्स नहीं कर रहा रशिया, क्योंकि ठीक है। यूक हाँ। क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों का बेसिकली बेसिक से है कि अगर आपने मेजर वॉर करी यूक्रेन के अगेंस्ट तो हम लोगों को सपोर्ट, हम लोग सपोर्ट वापस ले लेंगे आपसे, रशिया से। इसलिए रशिया मेजर वॉर करने से रुका हुआ है यूक्रेन के अगेंस्ट। हम्म। अभी एक पीछे रिपोर्ट आई थी कि एक होते हैं बहुत छोटे न्यूक्लियर ब्लास्ट करने की सोच रहा था रशिया, जिससे यूक्रेन डर जाए, पर हम्म। नहीं करे उसने। और सेम वो रीजन इसलिए की नहीं वजह करे से। क्योंकि, हाँ, क्योंकि दो कंट्री का भी नहीं चाह रहे कि न्यूक्लियर वॉर हो। और ये नहीं है कि ये ऐसा मैं कह रहा हूँ, जिन हम्म। अमेरिकन भी मानते हैं कि वॉर एक्सट्रीम केस में इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि चाइना और इंडिया है जो एक्सट्रीम केसेस पर जाने से रोक रहे हैं वॉर को। अगर इंडिया और चाइना अलाउ कर दें वॉर को एक्सट्रीम सिनेरियो में जाने से तो यूक्रेन का पार्ट है नहीं नाटो, ठीक है।
नाटो का पार्ट नहीं है यूक्रेन। हाँ बिल्कुल अगर नहीं है। उसने और अगर उसने एक दो न्यूक्लियर वेपन्स गिरा दिए छोटे से, तो यूक्रेन का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन अमेरिका वॉर में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अमेरिका इतना समझदार है कि वो वर्ल्ड वॉर 3 नहीं जीतेगा रशिया से। क्योंकि रशिया चाहे जितना गरीब हो, उसके पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स है। वो पूरे वर्ल्ड को सिंगल हैंडेडली डेटोनेट कर सकता है और पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकता है। तो उस यूक्रेन के पीछे नहीं जाएगा वर्ल्ड वॉर 3 के यार थ्रू में। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, देख मेरे को नहीं पता था इतना कुछ सीन है, ठीक है। फ्रैंकली बताऊं, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक पता चलता रहता है कि न्यूज़ व्यूज में है। सो मैंने सोचा कि यार हम जैसे इससे पहले मैंने तेरे को बताया ही था, ठीक है, कि तेरे को इस बारे में पता रहता है। सो थोड़ा लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन, लेट्स हैव एंड रिकॉर्डेड फॉर द ऑडियंस आल्सो, ठीक है। और अभी फिर हमने वो भी देखा था, ट्वीट वगैरह आ गया था। मैं सही हाँ। बताऊं, हाँ तो वो सब सीन भी हुआ, तो मैंने कहा कि लेट्स डू इट। तू ही बता रहा था बल्कि मेरे को, तो मैंने कहा लेट्स डू इट, ठीक है। सो मैं बल्कि ये कहूंगा कि इस कन्वर्सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक हम्म, पार्ट 2 रखते हैं, जो कि ऑडियंस पे डिपेंड करेगा। या श्योर। कि ऑडियंस अगर कमेंट करे, ऑडियंस अगर लाइक करे, ऑडियंस अगर शेयर करे, ठीक है, कमेंट में बताए हमें कि उनको कन्वर्सेशन में मजा आ रहा है क्या, उनको कन्वर्सेशन के बारे में, टेंशन के बारे में और जानना है, यूक्रेन इंडिया के, यूक्रेन रशिया के बीच में, ठीक है। और जो ये ट्वीट आया, इसके क्या आगे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं और ज्यादा, उसके बारे में जानना है। या फिर कैसे आगे बिहेव होगा, कैसे आगे यूएस बिहेव होगा, या कोई भी जियो पॉलिटिक्स के बारे में और चीजें जाननी है, तो हम दोबारा कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं, राइट। सो या श्योर। लेट्स एंड द कन्वर्जेशन ओवर एयर, लेट्स टेक द ऑडियंस फॉर इट, कि ऑडियंस पे बैठ देखते हैं कि ऑडियंस क्या कहती है। सो अगर आपको इसके बारे में और जानना है, ठीक है, अगर आप इफ़ यू वांट कि इसके बारे में सिमिलर टॉपिक्स पे ऐसी कॉन्वर्जेशन हो, तो एक बार कमेंट में बताओ हमें, तो हम इसका पार्ट 2 रिलीज करें, राइट। क्योंकि तभी हम भी जान पाएंगे कि आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, आप ऐसी कन्वर्जेशंस में इंटरेस्टेड हो। फ्रैंकली ये मेरे लिए बहुत क्यूरियस चीज़ रहती है, ये पढ़ता रहता है, ठीक है। मैं जनरली इस बारे में इतना पढ़ नहीं पाता है, कह लो। लेकिन मैं इस पे क्यूरियस रहता हूँ कि अच्छा ऐसा कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है, ठीक है, ऐसा काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी रहती है। सो वो वाला पार्ट है। सो कईयों के दिमाग में रहती है, कई लोग नहीं पढ़ पाते, तो वो सीन है। सो इस कॉन्वर्सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी फिर पार्ट 2 रखेंगे, जैसे आपको पता है वो आपको करना है। सो सी यू इन द पार्ट 2, राइट। एंड थैंक्स फॉर बीइंग ऑन द शो, राइट। थैंक्स फॉर हैविंग मी। या कूल कूल मैन, सी यू इन द पार्ट 2।